दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि हम लोगों ने भूगोल विषय के अंतर्गत एक सीरीज़ शुरू की हुई है और जिसमें मैं इससे पहले विश्व के भूगोल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके सामने लेके आया हूं और आप लोगों के रिस्पॉन्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि हम देख पाएंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रेखाओं के बारे में हम देखेंगे और साथ ही साथ हम ग्लोब के बारे में भी दोस्तों देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात आ रही है ग्लोब की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ग्लोब जो होता है वो क्या होता है। ग्लोब हम देख पाते हैं इस तरीके से एक गोल नमूना होता है और इसको अगर हम इस तरीके से बना लें तो ये इस तरीके का हमारे सामने एक होता है और जिस पर इस तरीके से रेखाएं खींची होती हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका होता है, ये ग्लोब होता है मेनली। ठीक है ना। तो ये एक रफ आइडिया मैंने आपके सामने दिया है, इसको ग्लोब कहते हैं, ये ग्लोब है। ठीक है, अब ये क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसको जानना है कि ग्लोब क्या है। तो पृथ्वी का प्रतिरूप क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिरूप, ठीक है। पृथ्वी का जो प्रतिरूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? हम ग्लोब कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्लोब क्या होता है तो आप छोटा सा ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का प्रतिरूप या फिर पृथ्वी का एक मॉडल ही क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, एक प्रश्न आता है यहाँ पर से कि ग्लोब सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो जो ग्लोब बनाया था दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, उनका नाम था मार्टिन वेहम। मार्टिन वेहम ने विश्व में सबसे पहली बार क्या बनाया था? ग्लोब बनाया था। तो ये क्वेश्चन कई बार ग्रुप सी या फिर कभी कभार पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि ग्लोब की खोज या फिर ये कह सकते हैं कि ग्लोब सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो आप कहेंगे ग्लोब बनाया था आपका मार्टिन वेहम साहब जी ने। ठीक है ना, एक बहुत बड़े भूगोलवेता थे ये और इन्होंने ग्लोब की रचना की थी और जिससे कि पृथ्वी को समझाने के बारे में बहुत आसानी हुई, यानी कि पृथ्वी को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो आज की डेट में भी जहाँ पर भी भूगोल विषय को पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर ग्लोब का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न खंडों को या पृथ्वी किस तरीके से हमारे घूर्णन करती है, पृथ्वी परिक्रमण करती है, तो उस चीज़ को समझने के लिए ग्लोब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग भी चाहें तो आप ग्लोब खरीद सकते हैं और उसके द्वारा पृथ्वी के विभिन्न तथ्यों के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। तो ग्लोब की बात यहाँ पर हो गई है कि ग्लोब क्या होता है, कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही है अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं यानी कि इसको लैटिट्यूड रेखाएं कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं, रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा के बारे में समझते हैं थोड़ा। इस यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पृथ्वी का प्रतिरूप बना ले रहा हूँ, यानी कि एक ग्लोब बना ले रहा हूँ। ये मैंने एक पृथ्वी का एक शेप बना दिया है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, ये ग्लोब जो होता है इसको यानी कि पृथ्वी को समझने के लिए इस ग्लोब को हमने अपने सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया होता है और इस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिनको हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं अक्षांश रेखा की दोस्तों। तो जो ये ग्लोब है इसके, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसका सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाला भाग साउथ कहलाता है, ये वाला भाग पश्चिम कहलाता है यानी कि वेस्ट, और ये वाला भाग ईस्ट कहलाता है। तो इसमें ये नॉर्थ हो गया दोस्तों, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया दोस्तों। इस तरीके से अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने बात आएगी दोस्तों। तो क्या हुआ कि पृथ्वी को समझने के लिए क्या किया गया, ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई और वो काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर को खींची गई। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर को खींची गई, उन्हें ही अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड लाइंस कहा गया दोस्तों। तो लैटिट्यूड यानी कि
ग्लोब पर हुए काल्पनिक रेखाएं, क्या रेखाएं हैं वो? इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे आप कि ग्लोब पर खींची गई हुई काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची गई हैं, वे क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं दोस्तों, लैटिट्यूड कहलाती हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये बनाया, ये रेखा खींची जो मैंने, ये आपकी, इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं दोस्तों। या फिर इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भी इसी का नाम है दोस्तों, भूमध्य रेखा। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। यानी कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, यानी कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो हो गया ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिण और ये उत्तर। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को जो 2 बराबर भागों में बांटती है उसे ही हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा समझना होगा कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। अब यहाँ पर से प्रश्न क्या आता है, एक तो यही प्रश्न आ जाता है कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो वो रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है उसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर इस भूमध्य रेखा की लंबाई पूछ ली जाती है दोस्तों। तो ये लंबाई कई बार PCS के पेपर में पिछली बार पूछा गया था। तो इसकी जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है दोस्तों वो है आपका 40,000 किलोमीटर दोस्तों। लगभग ये है, वैसे एग्जैक्ट तो ये 40,072 किलोमीटर है ये दोस्तों। ठीक है, 40,075 किलोमीटर है ये एग्जैक्ट है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 40,000 आया था तो इसलिए 40,000 किलोमीटर या फिर 40,075 किलोमीटर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसकी लंबाई है। पहली बात तो विषुवत रेखा की हो गई। अब इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ इसमें स्पेशल लाइनें हैं जिनको हम अपने तरीके से याद करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक लाइन गई है, 23.5 डिग्री पर, इसको हम कहेंगे 23.5 सही 1/2 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में जो लाइन गई है इसको दोस्तों कहा जाता है कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। तो उसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ समझनी है आपको। तो कर्क रेखा आपकी उत्तरी गोलार्ध में है जबकि मकर रेखा आपकी दक्षिणी गोलार्ध में है। दोनों ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों में खींची गई हैं दोस्तों। तो ये 2 रेखाएं भी आपको याद करनी है। इसके अलावा दोस्तों 66.5 डिग्री पर भी कुछ रेखाएं हैं, उनके नाम कुछ और हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 यानी कि 66 होल 1/2 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा यानी कि जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है दोस्तों। आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है दोस्तों उसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त या फिर अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो 4 लाइन है, एक तो 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध को के अक्षांश को हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो ये दोस्तों ये आपका 0 डिग्री यानी कि जो विषुवत रेखा है, इससे आपको एक चीज़ क्लियर करा देना चाहूँगा। इससे इस तरीके से लाइन खींची गई है और 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 90 अक्षांश हैं दोस्तों।
ठीक है, कितने अक्षांश हैं 90, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके दक्षिण गोलार्ध में भी 90 अक्षांश हैं। तो यहाँ पर अब प्रश्न उठ जाता है कि कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे 90 उत्तरी गोलार्ध में है, प्लस 90 दक्षिण गोलार्ध में है, और प्लस 1 0 डिग्री अक्षांश है। यानी कि 90 और 90 180 और 1 181। कई बार 181 ऑप्शन में नहीं आता है तो वो 0 डिग्री अक्षांश को नहीं मान रहा है। इट मीन्स 180 को आप क्लियर करेंगे वहाँ पर। अगर 180 और 181 दोनों ऑप्शन में होते हैं तो दोस्तों आप 181 को क्लिक करेंगे। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 181 हो गई है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो अक्षांश रेखाएं हैं यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश है, उसके बाद 1 डिग्री हुआ, फिर 2 डिग्री, फिर इसी प्रकार से 90 डिग्री तक आपका उत्तरी गोलार्ध में है और 90 डिग्री तक आपका दक्षिण गोलार्ध में है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछी जाती है दोस्तों आपसे, कि कोई भी दो अक्षांश 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच की दूरी कितनी होगी। यानी कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है 111 किलोमीटर, याद रखना। और ये प्रत्येक जगहों पर समान होती है, चाहे भूमध्य रेखा पे हो चाहे ध्रुवों पे हो। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण गोलार्धों को कर्क और मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों को हम आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन और कर लिया है दोस्तों यहाँ पर क्लियर, कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, आपका 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर जा रही है कर्क रेखा, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको हम इंडिया के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। तो कभी भी आप जब कोई ग्लोब देखते हैं या कोई आप मानचित्र देखते हैं तो उसमें आप इन रेखाओं का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये इन रेखाओं के नाम लिखे रहते हैं वहाँ पर। और आप देखिएगा कि ये रेखाएं किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजर रही है, किन किन सागरों से होकर के गुजर रही है, किन किन देशों से होकर गुजर रही है, और उन देशों के किन किन राज्यों के बीच से होते हुए गुजर रही है। क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं कौन कौन सी नदियाँ इन रेखाओं के आसपास में पड़ रही हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन उठ जाता है दोस्तों। तो आई थिंक कि आपको अक्षांश रेखाएं क्लियर हो चुकी होंगी कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। अर्थात जो वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर को खींची गई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों, थोड़ा अगला जो हम पढ़ेंगे वो है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ठीक है। इसके बाद मैं इन दोनों में विशेष अंतर भी बताऊंगा दोस्तों। तो देशांतर रेखा आपका क्या हो गया, यहाँ पर फिर से मैं एक ग्लोब खींच लेता हूँ दोस्तों, यानी कि एक पृथ्वी का शेप बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं एक ये इमेजिनरी लाइन को इससे मैं क्या कर देता हूँ, उस समय मैंने क्या किया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में 2 भागों में बांटा था। यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी है, इसको हम 0 डिग्री देशांतर कह लेते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर, या फिर प्रधान यामयोत्तर कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि वे रेखाएं जो ग्लोब पर, वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर यानी कि नॉर्थ और साउथ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर को खींची गई हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर को खींची गई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके की होते हैं दोस्तों, जैसे हमारा तरबूजा आपने देखा होगा, वाटरमेलन, कुछ इसी तरीके का शेप होता है दोस्तों इसका, ठीक है। तो यहाँ पर बनाने में इस तरीके से मैंने बना दिया है। तो ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं जो होती हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा उनका क्या महत्व है, जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं इससे इस दिशा की ओर को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पूर्वी देशांतर, ठीक है दोस्तों, देशांतर। और जो ये 0 डिग्री से इधर की ओर को खींची गई हैं इनको कहते हैं हम पश्चिमी देशांतर,
ठीक है, पश्चिमी देशांतर, ठीक है। अब इस 0 डिग्री जो देशांतर जो एक काल्पनिक माना गया है, क्योंकि ये टाइम लाइन को इंडिकेट करने के लिए माना गया है, क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जाता है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर को, सिर्फ और सिर्फ टाइम लाइन को इंगित करने के लिए यूज में लाया जाता है। अन्यथा जो इस 0 डिग्री से अगर पूर्वी देशांतर की ओर को बढ़ते हैं हम, तो इनकी कुल संख्या हो जाती है 180, और ऐसे ही पश्चिम दिशा में बढ़ने पर इनके देशांतरों की संख्या हो जाती है 180, ठीक है। तो कुल मिलाकर कुल जो देशांतर रेखाओं की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 180 प्लस 180 इक्वल टू 360, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप कहते हो कि 181 है दोस्तों, ठीक है। 180 प्लस 1 यानी कि 181 है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर कुल देशांतरों की संख्या पूछी जाएगी आपसे, तो आप कहेंगे 180 प्लस 180 360 दोस्तों। तो ये चीज़ पहली बात तो क्लियर हो गई आपकी। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, इनमें जैसे हमने अक्षांश रेखाओं में देखी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है और वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। लेकिन दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं होती है दोस्तों, वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो जब केंद्र यानी कि विषुवत रेखा पर जब हम रहते हैं, तो उस समय दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर आप कहेंगे, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है दोस्तों, ठीक है, सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, ठीक है, और ये लगभग होती है 111.03 किलोमीटर, ठीक है, लगभग जितना दो देशांतरों के। लेकिन जैसे जैसे पोलों की ओर यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये दूरी कम होती जाती है। देख सकते हो आप, चित्र के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। तो दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, और सबसे कम जो होती है दोस्तों वो होती है ध्रुवों पर। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्रुवों पर बिल्कुल 0 किलोमीटर हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जा कर के ये मिल जाती हैं, देख रहे होंगे आप इस तरीके से, ठीक है ना। तो ध्रुवों पर भूमध्य जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी जो दूरी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक हो जाती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ठीक है, कि ध्रुवों की ओर को बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में दूरी बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है। तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है हमेशा, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपने क्लियर। अब देखिए दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं थी हमारी और जो देशांतर रेखाएं थी उनमें विशेष अंतर क्या है। जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश जो रेखाएं हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, इनमें जो मुख्य अंतर है देशांतर जो देशांतर रेखाएं हैं इनमें क्या अंतर है दोस्तों। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं दोस्तों वो तापमान को दर्शाने का काम करती है, जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो टाइम यानी कि तिथि रेखाएं होती हैं, याद रखिएगा। तो ताप कटिबंधों में जो बांटती हैं जो रेखाएं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, ये मकर रेखा जो ये बनी हुई हैं ये मुख्य रूप से ताप यानी कि तापमान को इंडिकेट करने के लिए बनाई गई होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं हमारे टाइम जोन को स्पेशलाइज करती हैं कि किस देश में कितना बज रहा होगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए जो देशांतर जो रेखाएं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब हम 0 डिग्री से हम पूर्व की ओर को जब चलते हैं तो इधर को टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए इस जो ये 0 डिग्री है यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो इधर की ओर को 12 से ज़्यादा बजेगा, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी बज सकता है, ठीक है। और पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ कम बज रहा होगा, वहाँ 11 10 9 8 7 इस तरीके से बज रहा होगा। तो पूर्व की ओर बढ़ने पर समय हमेशा बढ़ जाता है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय हमेशा क्या होता है, कम होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो विश्व का जो मेन जो टाइम जोन लिया गया है वो 0 डिग्री अक्षांश इंग्लैंड के ग्रीनविच से लिया गया है। जो मेन जो हमारा टाइम जोन है जो विश्व का
वो है ग्रीनविच से लिया गया है, ग्रीनविच टाइम जोन, ठीक है, ग्रीनविच से लिया गया है जो कि इंग्लैंड में है दोस्तों, और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने पर, ठीक है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने पर जो समय में जो बदलाव आता है वो आता है आपका 2 देशांतरों के बीच का जो टाइम अंतराल होता है, समय अंतराल, यानी कि समय अंतराल, ठीक है, अंतराल बराबर 4 मिनट का। समझ रहे हैं दोस्तों आप कि 2 देश यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाएंगे तो वहाँ पर 4 मिनट का क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। अर्थात पूरब की ओर को बढ़ते हैं तो 4 मिनट बढ़ जाएगा और पश्चिम की ओर को बढ़ते हैं तो 4 मिनट घट जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम पूर्व की ओर को 15 देशांतर चलते हैं, 15 देशांतर चलते हैं दोस्तों, तो 1 घंटे 15 चौको 60, यानी कि एक देशांतर का मतलब 4 मिनट, तो 15 देशांतर का मतलब 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा बढ़ जाएगा पूर्व की ओर को, ठीक है, और पश्चिम की ओर को 1 घंटा कम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि 2 देशांतरों के बीच कितना समय का अंतराल होता है, तो आप कहेंगे 4 मिनट का होता है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर रखनी है। जैसे भारत का जो टाइम लिया गया है दोस्तों, भारत का जो टाइम है वो लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है, पूर्वी देशांतर से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है दोस्तों, ठीक है। भारत का जो टाइम जोन लिया गया है वो कौन से देशांतर से लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है। अब इस 82.5 डिग्री को अगर फॉर एग्जांपल ग्रीनविच इंग्लैंड में अगर दिन का 12 बज रहा है तो भारत में कितना, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में, तो पूर्व में जाने पर समय ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा इस 82.5 डिग्री देशांतर को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 का 0, 4 दूना 8 और 2 10 का 0, और 4 8 32 और 32 और 1 33, ठीक है, एक स्थान बाद दशमलव, यानी कि 330 मिनट। अब इस 330 मिनट को आप दोस्तों घंटे में बदलोगे तो ये, क्योंकि 60 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो ये 5 घंटे 30 मिनट आएगा दोस्तों आपका, 30 मिनट। यानी कि अगर इंग्लैंड में 12 बज रहा है, क्योंकि इंग्लैंड पश्चिम में है 0 डिग्री पे और हम पूर्वी देशांतर में हैं, तो इस 12 में हम 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटे 30 मिनट को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5:30 साय का, अगर यहाँ पर दिन का 12 बज रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम समय को निकालते हैं। तो समय निकालना भी आपको आ चुका है दोस्तों, देशांतर रेखाओं के बारे में भी जान चुके हैं आप, और अक्षांश रेखाओं के बारे में भी आप जान चुके हैं दोस्तों। अक्षांश रेखाएं आपका तापमान कटिबंधों को का निर्धारण करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जान गए हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, एक होता है आपका प्रमाणिक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों, तिथि रेखा। अगर आप विश्व का मैप देखिए दोस्तों, आपके आसपास में रखा होगा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो, क्योंकि देशांतर रेखा सीधी होती है, तो इस तरीके से कट बने हुए हैं उस पर 3 जगहों पर, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। एक तो आपका अलास्का वाले क्षेत्र में बना, अलास्का और रूस के बीच में बना हुआ है, कट बना है, क्योंकि इसलिए कट मारे गए हैं क्योंकि वो क्षेत्र बिल्कुल सीध में आ रहे थे, ठीक है। तो एक ही देश में जाने पर क्या हो रहा था, समय अलग अलग हो जा रहा था दोस्तों। एक अलास्का द्वीप समूह के आसपास बना है, एक हवाई द्वीप के आसपास बना है, हवाई द्वीप समूह के आसपास, और एक आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। न्यूजीलैंड आप देखिएगा, ठीक है। तो क्या किया गया है कि अगर इस 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, ठीक है। तो इस 180 डिग्री से अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं, ठीक है, तो 1 दिन कम हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, 1 दिन कम हो जाता है। और अगर पश्चिम की ओर आते हैं हम तो 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब हम टाइमिंग में पूरब की ओर बढ़ रहे थे तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा हो रहा था और पश्चिम की ओर जाने में घट रहा था, लेकिन और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर पूर्व की ओर जाते हैं तो 1 दिन कम हो जाता है और पश्चिम की ओर जाने में दिन बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब मैंने पृथ्वी की गतियाँ बताई थी आपको, तो जो हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों,
जो ये अपने अक्ष पर जो घूमती है तो ये इस क्रम में घूमती है दोस्तों, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर को घूमती है। तो यानी कि जो ये वाला जो पोर्शन होगा वो ऐसे कर घूम करके आएगा दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, तो इसलिए पूर्व में जाने पर एक दिन कम हो जाता है यहाँ से, और पश्चिम में जाने पर एक दिन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को माना गया था आपका 1884 में एक वॉशिंगटन में एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस पर समझौता किया गया था, और मैक्सिमम देश इसी टाइम जोन के हिसाब से चलते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आज की जो वीडियो थी ये अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं और जो ग्लोब से रिलेटेड थी, ये आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, और मैं उसका आपको पूरी तरह से दूसरी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।